हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे आखिर चीन के गुलाम मुइज़ू की इतनी हिम्मत। मालदीव ने जब्त की भारतीय नौका। जी हां, आखिर क्या लगाया आरोप दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नौसेना का नाविक 27 फरवरी से नेवी शिप से हो गया है लापता, कोई खोज खबर नहीं, जिसके बाद मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या है ये खबर। साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका में भी लगे भाजपा के नारे, भगवा मैं हुआ देश, लगे अब की बार 400 पार के नारे, बीजेपी के समर्थन में उतरी अमेरिका की पब्लिक। जी हाँ, दिखाएंगे दोस्तों आपको कितनी ज्यादा भीड़ जुटी है। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव ने जब्त की भारतीय नौका। आखिर चीन के गुलाम मुइज़ू की हिम्मत तो देखिए दोस्तों, और साथ में लगाया ये आरोप भी बता दें। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF ने मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ लिया है। मालदीव के मीडिया अधाधु ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस नाव को शनिवार को हा अलिफ केला द्वीप के पूर्व में मालदीव के आर्थिक अनन्य क्षेत्र यानी कि EEZ से 13 मील अंदर पकड़ा गया है। भारत की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मालदीव के जल क्षेत्र में किसी भारतीय नौका के पकड़े जाने की घटना को दुर्लभ माना जाता है, यानी बहुत रेयर माना जाता है। ऐसी आशंका है कि यह घटना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के इशारे पर अंजाम दिया गया है। जी हां दोस्तों, MNDF के मीडिया अधिकारी ने अधाधु को बताया कि नाव को शनिवार रात पकड़ा गया था और इसकी पुष्टि भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका के रूप में की गई है। इस घटना से मालदीव और भारत में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुइज़ू को व्यापक रूप से चीन समर्थित नेता के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई भारतीय विरोधी कदम उठाए हैं। मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव ही भारत विरोधी माहौल को खड़ा करके जीता था। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग शुरू कर दी थी। आप सभी साक्षी हैं दोस्तों इस बात के, जो लगातार हमारे साथ खबरों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें, भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं मुइज़ू। मुइज़ू के कार्यकाल में मालदीव में मानवीय कार्यों में जुटे भारतीय सैनिकों की वापसी हो रही है। इसके अलावा मुइज़ू ने चीनी जासूसी जहाज को भारत के आपत्ति के बाद भी अपने जल क्षेत्र में घुसने और लंगर डालने की मंजूरी दी। ऐसी भी आशंका है कि मुइज़ू ने मालदीव में चीन के साथ समुद्री निगरानी रडार स्थापित करने का गुप्त समझौता भी किया है। जी हां, वाकई में दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से दुश्मनी मोल अब ले ही लिया। लेकिन जिस प्रकार से भारत पर दबाव बनाने के लिए, भारत को झुकाने के लिए चीन के गुलाम मुइज़ू ने यह हिमाकत की, और मुइज़ू ने जिस प्रकार से भारतीय नौका को पकड़ा है दोस्तों, नाव को पकड़ा है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत इसका बदला लेकर रहेगा तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको मालदीव से जुड़ी एक और खबर बता दें। मुइज़ू ने दिखाई आंख तो भारत ने दिया करारा जवाब। मालदीव के करीब बनेगा नौसेना बेस, अब क्या करेगा चीन का गुलाम मुइज़ू। बता दें, भारत मालदीव के करीब लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नौसेना बेस शुरू करने वाला है। भारत का यह कदम हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश की गाल एक तमाचे की तरह देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब से मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनी है, तब से ही भारत के साथ दोस्ती में खटास आने लगी है। राष्ट्रपति बनते ही मुइज़ू ने अपने आका चीन को खुश करने के लिए भारतीय सेनाओं को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बदतर होती चली गई है। अब जब भारत रणनीतिक रूप से जरूरी इस क्षेत्र में नौसेना बेस शुरू करने जा रहा है, तो इस कदम से मालदीव को जरूर मिर्ची लगने वाली है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने शनिवार देर रात एक बयान में कहा कि भारत मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर सशंकित है। अब ऐसे में दोस्तों वाकई में लक्षद्वीप में तैयार हो रहे इस नए बेस से मालदीव पर पूरी नजर रख सकेगी अपनी भारतीय नौसेना। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से तस्कर तौफीक समेत 2 लोग गिरफ्तार, इंडियन मुजाहिदीन से निकला इसका कनेक्शन। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान काकू तौफीक और हयान कोला के रूप में हुई है। काकू से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि वो इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज भटकल का जीजा है। कस्टम विभाग ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंप दी है। नेक्स्ट खबर बता दें, भगवा मैं हुआ ये देश, लगे अब की बार 400 पार के नारे, बीजेपी के समर्थन में उतरी पब्लिक। जी हां, अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को 400 सीट जिताने के लिए कमर कस रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। इसको देखते हुए अमेरिका में रह रहे समर्थकों ने 400 सीट जीतने के लक्ष्य की ओर योगदान देने और स्वयं सेवा करने का संकल्प लेते हुए अपना 2024 का प्रचार अभियान शुरू किया है। भाजपा ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी समेत 51 सीट उत्तर प्रदेश से है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी
यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने वॉशिंगटन डीसी के मैरीलैंड उपनगर में शनिवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय भारत में भाजपा को समर्थन देने जा रहा है। जी हाँ, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा लोकसभा चुनाव का विनर? पार्टी किसके सर पर चढ़ेगा ताज? जो भी आपको लगता हो, लेकिन साथ में इस बड़े सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां नौसेना का नाविक 27 फरवरी से नेवी शिप से लापता, कोई खोज खबर नहीं। पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ। जी हां, भारतीय नौसेना के एक नाविक के 27 फरवरी से नौसेना के जहाज से लापता होने की सूचना मिली है। उनका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान ने कहा कि नाविक की पहचान साहिल वर्मा के रूप में की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कमान ने कहा कि इस घटना में साहिल वर्मा के 27 फरवरी 2024 से तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज से समुद्र में लापता होने की सूचना मिली। नौसेना ने तुरंत जहाजों और विमानों के जरिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया, जो अभी भी जारी है। जी हाँ, साहिल वर्मा के माता पिता ने नौसेना के जहाज से रहस्यमय तरीके से लापता होने की परिस्थितियों की सीबीआई जांच की मांग की है। नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा हर कश्मीरी प्रधानमंत्री मोदी का फैन है। साथ में कहा धारा 370 के साथ काला युग का अंत भी हो गया। जी हाँ, भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है, बिजी है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाली मेगा रैली में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ेगी। आयोजन स्थल के आसपास और पूरे श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। रियल टाइम सर्विलांस के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। साथ ही व्यापक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जवान पैदल और नावों पर नियमित गश्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री 7 मार्च को कश्मीर आ रहे हैं। हर कश्मीरी उनका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहता है। न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है, बल्कि जनता भी उतनी ही उत्साहित है। कश्मीर के पुरुष और महिलाएं कह रहे हैं कि उनका बेटा भाई आ रहा है और वे उसे देखना चाहते हैं। कश्मीरी हमेशा सकारात्मक रहे हैं और सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं। जी हाँ, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कहां से आएगा 15,000 करोड़, पाकिस्तान फिर IMF से मांगेगा भीख। दोस्त चीन ने ही पीठ में घोंप दिया छुरा। बता दें कैसे। डॉलर की अधिक निकासी की आशंका में पाकिस्तान का मुद्रा बाजार तनाव में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP पर वर्तमान में मार्च में देय चीनी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 1.8 अरब डॉलर का इंतजाम करने का दबाव है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अभी तक चीन को भुगतान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ 1.8 अरब डॉलर के बराबर स्थानीय मुद्रा प्रदान नहीं की है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने के दौरान विदेशी निवेश पर मुनाफे और लाभांश की अधिक निकासी के बावजूद अटकी हुई राशि देश में आने वाली राशि से अधिक है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 80 करोड़ डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा प्रदान की गई है, लेकिन पाकिस्तान केंद्रीय बैंक इस राशि को वापस भेजने में अनिच्छुक है। नेक्स्ट खबर बता दें, इसी से जुड़ी, जहां विशेषज्ञों ने क्यों कहा कि भारत के 2 दुश्मनों का भविष्य मुश्किल में है। कंगाल पाकिस्तान करा रहा चीन। जी हां, भारत के 2 पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दोनों देशों के भारत से रिश्ते तनाव भरे रहे हैं और दोनों से ही पूर्व में जंग भी लड़ चुका है। इन दोनों देशों की वजह से भारत को अपना रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते रहे हैं। खासतौर से चीन के साथ सीमा पर बीते काफी समय से लगातार तनातनी चरम है, लेकिन भारत को फिलहाल इन दोनों देशों को लेकर ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि दोनों देश खुद इस समय एक मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। अमेरिका में प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि भारत के दोनों पड़ोसियों के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के कंधे पर अटक कर रोएंगे और भारत खिलखिलाकर हंसेगा? आने वाले समय में किस किस को लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, भारत में ताइवानी विदेश मंत्री को तवज्जो क्या मिली, बौखला गया चाइना, जमकर उगला जहर। जी हाँ, चीन ने भारत में ताइवानी विदेश मंत्री को मिल रहे तवज्जो पर नाराजगी जताई है। हाल में ही कई भारतीय टीवी चैनलों ने ताइवानी विदेश मंत्री जोशी जोसेफ वू का इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत और ताइवान के मजबूत होते संबंधों का जमकर जिक्र किया था। उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताया और चीनी आक्रामकता पर भी जमकर हमला बोला था। उनके इस इंटरव्यू से चीन को मिर्ची लग गई थी। ऐसे में भारत में चीनी दूतावास ने बयान जारी कर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजन ने बयान जारी करके कहा कि 29 फरवरी 2024 को कुछ भारतीय टीवी ने ताइवान के विदेशी मामलों के कार्यालय के प्रमुख जोशी जोसेफ वू के साथ एक इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसमें उन्हें ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करने और झूठी जानकारी प्रसारित करने के लिए मंच प्रदान किया। इसने गंभीर रूप से
एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन किया है और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कानूनी मामलों के कार्यालय की आधिकारिक कानूनी राय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ताइवान को चीन का एक प्रांत मानता है जिसका कोई अलग दर्जा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में ताइवान द्वीप को चीन का प्रांत कहा जाता है और यही वजह है दोस्तों कि ताइवानी विदेश मंत्री को तवज्जो देने पर यह चीन बौखला गया और जमकर जहर उगल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, अबू धाबी के हिंदू मंदिर ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में दर्शन करने पहुंचे 40,000 श्रद्धालु। जी हाँ, अबू धाबी में बने BAPS स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर 1 मार्च से आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए एक दिन में करीब 40,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को किया था। पीएम मोदी ने इस मंदिर के निर्माण को लेकर UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद भी दिया था। अब यह अबू धाबी में अपनी तरह का पहला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहाबा के पास 27 एकड़ क्षेत्र में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। वैसे में एक दिन में 40,000 श्रद्धालुओं का पहुंचना और नया रिकॉर्ड गणना, वाकई में दोस्तों ये मंदिर दिखाता है कि इन्होंने मुस्लिम देश में पहला रिकॉर्ड तो मंदिर बनने का ही बनाया गया और दूसरा 40,000 श्रद्धालु पहुंचे। वाकई में काबिले तारीफ। ऐसे में कमेंट में जय श्री राम कहना तो बनता ही है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, UAE में मंदिर निर्माण के बाद भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ तय किया $100 अरब का ये लक्ष्य। इन क्षेत्रों में होगी धन की बारिश। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के बाद से भारत और UAE के रिश्ते लगातार नए मुकाम छू रहे हैं। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2030 तक $100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार को लेकर बड़ी डील हुई है। ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल किया जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष R दिनेश ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहाज रोकने पर पाकिस्तान बौखलाया, दिया बयान, कहा परमाणु बनाने का सामान नहीं, भारत ने तोड़े हैं नियम। जी हाँ, भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, कहा हमारे पोत का रोकना भारत ने गलत किया, ये ठीक नहीं। जी हाँ, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक पोत को मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर शनिवार को रोका था। कराची जा रहे इस पोत को शक के आधार पर रोका गया था। दोस्तों ऐसी सूचना मिली थी कि इसमें ऐसा संदिग्ध सामान लेकर जाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया जा सकता है। इस बीच रविवार को भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने विरोध जताया। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि शिप कराची की एक कंपनी के लिए कमर्शियल खरीद मशीन लेकर जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये कराची स्थित एक कमर्शियल यूनिट द्वारा कमर्शियल खरीद मशीन के इंपोर्ट का एक साधारण मामला है। ये पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पुर्जों की आपूर्ति करता है। बयान में यह भी बताया गया है कि इसको लेकर सभी लेन देन ट्रांसपेरेंट है, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे गलत बताया है। ये भी कहा गया है कि संबंधित संस्थाएं मामले को देख रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी बताया। दूसरी तरफ भारतीय अधिकारियों ने कहा कि जांच में शिपिंग डिटेल में विसंगतियों का पता चला है। जांच में यह आशंका भी सामने आई है कि असली खरीदारों को छिपाने की कोशिशों के बारे में पता चला है। मामले में आगे जांच की जा रही है। तो उधर पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और उधर भारत जब तक संतुष्ट नहीं होगा दोस्तों इस शिप को, इस वेसल को, इस कंसाइनमेंट को छोड़ने वाला नहीं है। और छोड़े भी क्यों दोस्तों, जब तक सिक्योरिटी को लेकर जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार बौखला रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी? अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के युद्धकालीन मंत्रिमंडल में बड़ी खींचतान, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंत्री को लगाई फटकार। जी हां, इजराइल के एक शीर्ष कैबिनेट मंत्री के अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए रविवार को वॉशिंगटन रवाना होने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फटकार लगाई। एक इजरायली अधिकारी ने जानकारी दी, हमास के साथ युद्ध के लगभग 5 महीने बाद इजराइल की युद्धकालीन सरकार में यह बढ़ती खींचतान के संकेत हैं। नेतन्याहू के मध्यमार्गी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद युद्ध के शुरुआती दिनों में नेतन्याहू की सरकार में शामिल हुए थे। उनकी अमेरिकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गाजा में फलस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करने के तरीके पर गहरी असहमति है। अगली खबर बता दें, पहले जासूसी जहाज को रोका, अब चीनी फर्म से डील ही रद्द कर दी। श्रीलंका ने कैसे श्रीलंका ने बढ़ाई जिनपिंग की टेंशन, आपको बता दें श्रीलंका ने एक चीनी फर्म के साथ डील रद्द करके चीनी प्रशासन को बड़ा झटका दिया। 3 सोलर और वाइंड हाइब्रिड बिजली उत्पादन फैसिलिटी के निर्माण को लेकर करार हुआ था, डील हुई थी, जिसका जिम्मेदारी अब भारतीय कंपनी को सौंप दी गई है। यह प्रोजेक्ट को शुरू में एशियाई विकास बैंक बोले तो ADB की ओर से फंडेड था। हालांकि अब इसे $11 मिलियन का भारत सरकार से ग्रांट मिल चुका
है श्रीलंका और चीन के बीच होने वाली इस डील पर भारत सरकार ने पहले ही चिंता जताई, जिसको देखते हुए 2 साल पहले चीनी कंपनी के साथ ये करार अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था। अब भारतीय कंपनी से डील ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, बीते कुछ वर्षों में पड़ोसी देशों में चीनी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। इसको लेकर भारत चिंतित रहा है और अब इसका मुकाबला करने की कोशिशें भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी यू सोलर अब वो ठेका लेगी जो चीनी कंपनी को मिलने वाला था। इस मामले को लेकर भारतीय दूतावास की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। जी हां, इससे पहले आपको बता दें 5 जनवरी को श्रीलंका ने जियांग यांग होंग 3 नामक चीनी जहाज को एंट्री देने से इनकार कर दिया था। श्रीलंकाई सरकार ने कहा था कि उसने अपने समुद्री सीमा में विदेशी अनुसंधान जहाजों के प्रवेश पर 1 साल के लिए रोक लगाई है। भारत ने अपने पड़ोस में चीन के रिसर्च शिप के लंगर डालने पर चिंता जताई थी। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, मुल्क की कमान संभालते ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिखाए सब्ज बाग कश्मीर पर, देखें शहबाज के हसीन सपने। आपको बता दें पाकिस्तान की जनता ने 8 फरवरी को आम चुनावों के लिए मतदान किया था। पड़ोसी मुल्क में 266 में से 265 सीटों पर वोटिंग हुई थी। पीटीआई समर्थकों ने चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती, फिर भी पीएम की कुर्सी मिली नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को। विवादास्पद चुनावों और उसके बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के कई दिन बाद 3 मार्च को संसद में एक छोटी सी सियासी फाइट हुई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के नए रहनुमा चुने गए। शहबाज का विजयी भाषण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित सांसदों के व्यापक हंगामे और नारेबाजी के बीच हुआ। इस दौरान सदन के गलियारे के दूसरी ओर से उन्हें चोर तक कह दिया गया। जी हां, अपने भाषण में मनोनीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुल्क की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गंभीर सर्जरी करना चाहते हैं। शहबाज ने यह भी कहा कि वो देश को संभालने के लिए सिस्टम में बदलाव लाएंगे और नकदी संकट से जूझ रहे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालेंगे और 2030 तक पाकिस्तान को G20 की सदस्यता दिलाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जनता को हसीन सपने भी दिखाए शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों के खून बहाए जा रहे हैं और वादी खून से सुर्ख हो गई है, लेकिन फिर भी दुनिया के होठ सिले हुए हैं। शहबाज ने विपक्षी सांसदों से फलस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील की है, जिसमें फलस्तीन और कश्मीर में जुल्म के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने का जिक्र हुआ। जी हाँ, अब ऐसे में प्रधानमंत्री बनते ही दोस्तों कश्मीर पर भाषण शहबाज शरीफ ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल कमेंट में आप लोग कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, LAC विवाद पर जयशंकर जी का बड़ा बयान, कहा जब तक चीन नहीं करेगा ये काम तब तक शांति की कोई गुंजाइश ही नहीं। जी हाँ, भारत चीन के बीच वर्ष 2020 से ही तनाव चरम पर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति के लिए दोनों देशों के बीच हुई 20 से अधिक सैन्य वार्ताएं भी विफल रही हैं, फेल्ड रही हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव पीक पर है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को लेकर बड़ा बयान दिया। जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि चीन को सीमा प्रबंधन समझौतों का पालन करना चाहिए और भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति का माहौल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक चीन इस समझौते का पालन नहीं करेगा तब तक सीमा पर शांति नहीं बनती है और न ही बनेगी। जी हाँ, आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक थिंक टैंक के संवाद सत्र में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां बंगाल बीजेपी चीफ का काफिला बस से टकराया, सुकांत मजूमदार हुए घायल, सिर में लगी चोट। जी हाँ, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार रविवार को नदिया जिले में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे के वक्त वो कोलकाता से लौट रहे थे। बीजेपी लीडर राजधानी के धुबुलिया इलाके में एक फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होने गए थे। यहाँ से लौटते समय उनके काफिले ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक कार पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। इसके चलते कतार में आ रही दूसरी गाड़ियों को भी अचानक रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुकांत के सिर में चोट लगी है, हालांकि ये चोट कितनी गंभीर है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ बता दें, ओवैसी का बड़ा बयान, कहा AIMIM की कोशिश रही है और करती रहेगी कोशिश की नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन सके। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और देश की प्रगति की बात करते हैं, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय में AIMIM के स्थापना दिवस कार्यक्रम में दावा किया कि बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपने नौकरियां दी हैं तो हमारा नारायण पेट यानी तेलंगाना का मोहम्मद सूफिया रशिया क्यों जाएगा, हमारे गुजरात का बेटा रशिया क्यों जाएगा जो युद्ध में मारा गया। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करके युवाओं को गलत संदेश दिया जा सकता है, लेकिन युवाओं के सपने पूरे नहीं होते। ओवैसी ने कहा कि AIMIM की कोशिश रही है और करती रहेगी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है और समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। दोस्तों, ऐसे में वाकई में ओवैसी
ओवैसी बौखलाए नजर आए हैं दोस्तों अपने इस बयान में। नेक्स्ट खबर बता दें, पटना की रैली में जमकर गरजे लालू यादव, कहा माता जी के श्राद्ध में नहीं बनवाई बाल दाढ़ी, पीएम मोदी हिंदू है ही नहीं। जी हाँ, लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि मोदी परिवारवाद पर बोलते हैं लेकिन उनके पास परिवार है ही नहीं, वो हिंदू नहीं है, हिंदू अपनी माँ के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। लालू यादव ने आगे कहा कि पीएम मोदी की जब माता जी का देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी नहीं बनवाया, राम रहीम के बंदों में देश में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें फलटू राम बताया। जी हाँ दोस्तों, साथ में ये भी कहा कि नीतीश को शर्म नहीं आती है क्या, मोदी के पैरों के नीचे चले गए। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया सतर्क, कहा डीप फेक का जमाना है, बदली जा सकती है आवाज, इसीलिए जो बोले सोच समझ कर बोले। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्री परिषद के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से डीप फेक मुद्दे पर भी सावधान रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी है कि आजकल डीप फेक का जमाना है जिससे आवाज भी बदल दी जाती है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से सवाल है, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव कौन से महीने में होगा? अंदाज में आप लोग बताइएगा, जरूर देखते हैं कौन किस महीने का नाम लेता है। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत की स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, देश भर में वंदे भारत ट्रेन को लेकर डिमांड काफी बढ़ गई है। रेलवे वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन लगातार अलग अलग रूटों पर कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जैसे ही लोग इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखते हैं वे इसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। इस ट्रेन के परिचालन के बाद से यात्रियों की खास इच्छा रही है कि यह ट्रेन उनके शहर से होकर गुजरे। यात्रियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए रेलवे देश के अलग अलग राज्यों में वंदे भारत की शुरुआत कर रहा है। जिन रूट पर इस ट्रेन की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है, अब उसी रूट पर रेलवे वंदे भारत की स्पेशल ट्रेनों को चलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।